बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाजरीन, आँख, आज हम बात करेंगे आँख के ऊपर। आँख अल्लाह की एक ऐसी बड़ी नेमत है जिसके बगैर हम ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आँख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आँख से ही दुनिया की हम रंगीनी भी देखते हैं, इंसान को जानने का भी हुनर रखते हैं। इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान डॉक्टर सारा रियाज मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर गंगा राम हॉस्पिटल, और उसके साथ ही हमारे रिपोर्टर शहजाद मौजूद है। लेकिन उनके पास जाने से पहले हम चलेंगे अपने पैकेज की तरफ। हमारा खित्ता गुज़श्ता कुछ सालों से इन दिनों में स्मोक जैसी फ़ज़ा के ज़ेरे असर होता है, जिसकी वजह से इंसानी सेहत भी शदीद मुतासर होती है। हमारे जिस्म के मुतासरा हिस्सों में से हमारी आंखें भी शामिल हैं। कहते हैं आंखें हज़ार नेमत हैं। इंसानी आंख हमारे जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा है, जो स्मोक की वजह से कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं, जिनमें आंखों की जलन, आंखों से पानी का बहना, एलर्जी, इन्फेक्शन आम सी बात है। माहिरीन का कहना है कि आंखों की हिफाजत के लिए हिफाजती चश्मे और इस जैसी दूसरी तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। ख़ास तौर पर वो लोग जो खुली फ़ज़ा में काम करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ साथ बच्चों और बूढ़े अफराद को भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब डॉक्टर सारा रियाज से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह डॉक्टर सारा आप देख रही हैं, आजकल स्मोक का सीज़न है, इसमें हम आंखों की क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं और क्या क्या मुश्किलात आपको आ सकती हैं, और हमें किस तरीके से उसको ख्याल करना चाहिए। And thank you so much for joining us. You're welcome. Thank you so much for this program. ये जो आँखों की बीमारी जो स्मॉग की वजह से, हाँ. पहले हम ये समझे कि स्मॉग है क्या। हाँ. स्मॉग एक फॉग का तो हम सबको पता है, जब इसमें पोल्यूशन मिल जाए तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। ठीक हो गया। अब जनरली हम सारी लोगों को जनरली इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ. बट आगे क्या करना है, आँखों में क्या तंगी करती है या क्या बीमारियाँ कर रही है, उसके लिए एक बहुत आसान सी चीज़ आपने ये समझनी है कि स्मॉग के अंदर ये जो पोल्यूशंस है या पोल्यूटेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, जब आँख के साथ इसका एक्सपोजर होता है तो जो हमारी एक टीयर फिल्म होती है आँख के सामने, एक जो हमारे आंसू होते हैं ना, मसनूई आंसू, जैसे हाँ. एक हम रोते हैं तो आंसू आर्टिफिशियल टीयर्स जिसको कहते हैं। हाँ, वो आर्टिफिशियल टीयर्स हम डालते हैं, नॉर्मल टीयर्स होते हैं हमारे। अच्छा। जो एक पतली सी लेयर हमारी आँख के सामने हर वक्त होती है, इट्स अ लुब्रिकेंट। आप जब ब्लिंक करते हैं तो आपको कोई चुभन या आपको इतनी स्मूथ होती है, आपको कोई चीज़ चुभ नहीं रही होती, आप कंफर्टेबली कई दफ़ा ब्लिंक करते हैं दिन में। ठीक हो गया। होता क्या है कि जो स्मॉग है, इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपकी टीयर फिल्म के अंदर पेनिट्रेट करके इसको इरेगुलर कर देते हैं। ठीक हो गया। जब आपकी ये टीयर फिल्म इरेगुलर होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो आपको ड्राइनेस फील होगी, वो आपके टीयर्स को भी उड़ा देती है। फिर इरेगुलर की वजह से आपको कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन ऐसा लगेगा, कोई चीज़ अड़क रही है आँख में, कुछ चुभ रही है, जलन होती है। फिर आपको लगता है कि अब मैं खारिश करूँ, मुझे खारिश हो रही है, उससे फिर आप आंख रब करते हैं। जब आप रब करते हैं तो आपकी जो एपिथेलियम है कॉर्निया की, वो डैमेज होती है। तो ये एक साइकिल चल पड़ता है, उससे डैमेज होती है, उससे और इरिटेशन होती है, इंसान और आंखें मलता है। तो डॉक्टर सारा, मोस्टली हमने देखा है इस इरिटेशन से आपकी आंखें रेड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें ये होता है कि एक तो आपकी टीयर फिल्म डिस्टर्ब है, आपका कॉर्निया, फिर आपका जो कंजक्टाइवा, ये जो हमारा वाइट सा एरिया नज़र आता है, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, वो भी डैमेज होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। फिर ये जब सारी रेगुलरिटीज़ होती हैं तो बैक्टीरिया और वायरस बहुत इजीली जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं आँख को, तो इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जी शहजादा, आप मुझे बताएंगे, डॉक्टर साहब को आपने सुना आंखों के हवाले से, स्मोक के हवाले से आप क्या कहेंगे स्मोक के हवाले से? देखिए फ़ज़ाइल, बात यह है कि हमारा खित्ता जो है ना, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, हाँ, तकरीबन 10 साल से इन दिनों में शदीद स्मोक की नज़र हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक जो तय स्मोक की हमारे खित्ते के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों की और नाक कान गले की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अस्पताल भर जाते हैं। अस्पताल भर जाते हैं। हाँ। और आंखें हमारे जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा है, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर उनमें चली जाए, कोई भी चीज़ अगर उसमें दाखिल हो जाए आँख में, तो सबसे ज़्यादा वो मुतासर होती हैं। और ख़ास कर उन लोगों के लिए जो लोग बाहर खुली फ़ज़ा में काम करते हैं या बाइक यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफ़ाक़ करेंगी कि जो लोग बाइक इस्तेमाल करते हैं वो स्मोक का ज़्यादा शिकार होते हैं। हाँ। जो खुली फ़ज़ा में काम करते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इन दिनों में हॉस्पिटल में कितने % जो है वो इजाफा हो जाता है आँखों के पेशेंट्स का? बिल्कुल जी, पहले तो स्मोक के बारे में आप बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, आजकल स्मोक का सीज़न है और स्मोक जो है इसकी वजह से आँखों की डैमेज हो रही है। हम ये बात कर चुके हैं कि इससे टीयर फिल्म डिस्टर्ब होती है और सारा कुछ, उससे ड्राइनेस होती है, इरिटेशन होती है, इंसान रब करता है और इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरल बैक्टीरिया। अब इससे बचने का क्या तरीका है, ये हमने अभी इस पर डिस्कशन हमारी थोड़ी सी रह गई थी कि इससे बचने के लिए क्या है कि सबसे पहले इनडोर रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो फिर बाहर जाएं, अदरवाइज़ खामखा जैसे बच्चे बाहर निकल रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली अपने जो आपके दरवाजे हैं खिड़कियाँ हैं उनको बंद रखें, खामखा ऐसे ना खोलें। थर्ड ये कि आप अपनी आँख की हाइजीन के लिए लुब्रिकेशन यूज़ करें, जैसे ये मैडम ने भी शुरू में बात की थी कि जो आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप्स हैं उससे ड्रॉप्स हैं और जेल्स भी होती हैं, ऑइंटमेंट्स भी हैं, उनसे ये होता है कि आपकी जो टीयर फिल्म इरेगुलर हो रही होती है इन पोल्यूटेंट से, तो वो रेगुलर रहती है। वो रेगुलर रहेगी, आपको इरिटेशन नहीं होगी और आप उसको रब नहीं करेंगे तो आगे इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो जनरली पेशेंट्स ठीक रहते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, जब बाहर जाएं तो गॉगल्स पहने, ग्लासेस पहने, और जैसे हमारे भाई हैं बाइक वाले उनके लिए हेलमेट्स अब बड़ी ज़रूरी हो गए हैं, वो तो हम सबको ही पता है, लेकिन अपनी आँखों के बचने के लिए से को बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर गॉगल्स पहने। वो बिल्कुल एक कवर्ड गॉगल्स भी होते हैं, ग्लासेस होती हैं जो कि आपको इससे बचाती हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि आप हाइड्रेट रहें, पानी ज़्यादा पिएं। बिल्कुल, हम एक सर्दियों में ना जनरल सा हम लोगों को होता है प्यास नहीं लगी पानी नहीं पीना, ऐसे ही इससे बहुत प्रॉब्लम, सारा दिन नहीं पता चलता, पूरा दिन पर चलने। पेशेंट्स ज़्यादातर एंड अप होते हैं सवेयर हेडेक के साथ, और या फिर कोई रीनल कॉलिक शुरू हो जाता है या पानी की कमी होती है, और इससे ना ड्राइनेस आंखों में भी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, तो वो भी एक ऐड करता है फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए क्या है कि जी एक तो आप लुब्रिकेंट यूज़ करें। अच्छा। दूसरा है कि जब आप घर आए बाहर से तो अपने हैंड्स वॉश करें, फेस वॉश करें, अपने इर्द गिर्द के एरिया को क्लीन, गंदे हाथ आंखों में ना बिल्कुल। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमने बाहर आए मोटर बाइक से या गाड़ी चला कर आए, आपने जूता भी उतार दिया, उन्हीं हाथों से आपने आँख भी रब कर दी, वो सारी मिट्टी आपकी आँख, ऐसा ही। तो आप हैंड वॉश करें फ्रीक्वेंटली, फेस वॉश करें, इससे आप काफ़ी बच जाएंगे। थर्ड ये कि अपनी डाइट को भी अच्छा रखें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। जैसे विटामिन सी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो कैप्सूल्स होते हैं, वो तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब विटामिन ए, विटामिन सी हीलिंग के लिए अच्छी होती है। ठीक हो गया। तो वो वैसे आइज के लिए विटामिन ए भी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया, ठीक है आपने, वो आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये जो होता है ना आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। विटामिन सी भी है। फिर आप इसके साथ लुब्रिकेंट यूज़ करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, अच्छी अपनी हेल्दी एक्टिविटी रखें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो जनरली ये इन्फेक्शंस आपको कुछ नहीं कहती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि देखिए हमारा जैसे कि हमारा एक सोसाइटी है, हमारा मुआशरा है कि यहाँ पे जो क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। इस तरह का कोई भी पेशेंट निकलता है, उसको आंखों की इन्फेक्शन होती है या कोई उसको आंखों की थोड़ी बहुत जलन महसूस होती है, तो सबसे पहले वो किसी ना किसी क्वैक के पास चला जाता है और वो उसको स्टीरॉइड जो होते हैं वो ड्रॉप्स वो उसको दे देते हैं, जैसे डेक्साक्लोर आ गया या कोई भी ऐसा डेक्सामेथासोन जिसमें यूज़ होती है, वो स्टीरॉइड ड्रॉप जो है ना आंखों में डालने के लिए उसको दे देते हैं ताकि इसको फौरी तौर पर आराम आ जाए। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि स्टीरॉइड कितने ख़तरनाक है आंखों के लिए? भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं आपको मैसेज जो है टेक होम मैसेज हम सबको ये लेना चाहिए कि प्लीज़ एक तो आपने जो भी आंखों में मसला है, सुर्खी है, पानी है, हम लोग जनरली फार्मेसीज़ में चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि प्लीज़ भाई हमें कोई दवाई दे दो, हमारी आंखों में सुर्खी है, वो आपको स्टीरॉइड ही देता है ऐसे ही। क्योंकि जनरली आम ररा खारिश के लिए अगर स्टीरॉइड है तो फ़ौरन इन्फ्लेमेशन बेहतर हो जाती है, तो वो आपको वो दे देते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी दवाई हो जाती है। लेकिन अगर आपको कॉर्नियल अल्सर हो गया या आपको ग्लोकोमा है तो उसके लिए स्टीरॉइड्स आप समझें कि इंतहाई ख़तरनाक है। मेरे पास पिछले दिनों ये फैसलाबाद के पास किसी गांव से आए थे 2 बच्चे। अच्छा। और आंखें उनकी पानी और रेड, पता चला कि उनको हल्की फुल्की रेडनेस होती थी, वो वहीं पे जाते थे और वहाँ पे उनको स्टीरॉइड्स मिलते थे। मेरे पास जब आए तो उनको फुल ग्लोकोमा, दोनों बच्चे, हार्डली एक 6 ईयर ओल्ड था और एक 8 ईयर ओल्ड, और एंड स्टेज ग्लोकोमा जो डिजीज़ नहीं होती वो हो गई थी उन बच्चों। एक आंख लॉस हो चुकी थी और एक आंख की थोड़ी सी विजन रह गई थी। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो जाते थे, वो हमें दवाई देते थे, जब दवाई देखी दैट वो स्टीरॉइड। सेकेंडली अगर कॉर्नियल अल्सर है ना, उसमें अगर आपने इसी तरह स्टीरॉइड डाल लिए तो वो अल्सर बढ़ जाता है। मैं आपको एक वाकया भी सुनाती हूँ और ये रियल स्टोरी है। मेरे पास एक पेशेंट आई, यंग पेशेंट, जिसकी अभी शादी को कोई हफ्ता हुआ था, 10 दिन हुए थे। उसने ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे। जैसे आजकल आपने देखा है शादियों पे बहुत ज़्यादा रवाज है, ब्राइड्स ने कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस लगाने मस्ट होते हैं, लगा लेती हैं, जो भी है। अब ये भी बता दें कि कॉन्टैक्ट लेंस से नुकसानात क्या है, भी साथ। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना वो तो खैर बहुत ही खतरनाक है। एक तो फॉरेन बॉडी है, दूसरा है कि उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आपकी आँख के ऊपर लगा हुआ है। जो बहुत माइल्ड चीज़ है वो ये कि आपकी टीयर फिल्म को ख़राब करती है। तो जब टीयर फिल्म आपकी इरेगुलर होगी, जाहिर है आप आई को भी पता है कि एक एबनॉर्मल एक फॉरेन बॉडी आपकी आँख के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, आप अच्छा देखते हैं, वक्ती आप लगा सकते हैं, जैसे किसी फंक्शन पे शाम को जाना है तो 1-2 घंटे के लिए लगा लें। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहन के सो जाते हैं, सुबह से रात तक लगाया और फिर सो गए। उससे आपकी कॉर्निया भी डैमेज हो रहा है, आपकी टीयर फिल्म भी, आपको इरिटेशन, ड्राइनेस,
उससे एलर्जिक डॉक्टर रिएक्शन भी सारा, होते हैं। मैं आपकी बात काट रही हूँ, नहीं, आप तो बताएं। आपने लेंस की बात करी है, तो आप तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो आपकी आई कलर ही चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, वो उसके बारे भी- में क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली वो जो है ना वो इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उससे आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपके अपने आयरिस को आप छेड़ रहे हैं, तो आयरिस वो से कर क्या, वो टेक्नोलॉजी क्या है, अच्छा, मतलब वो क्या कर रहे हैं आपके? हमारे मुल्क में भी उस तरह टेक्नोलॉजी नहीं है। हम एक आम लेजर होता है उससे लेज करते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो। हाँ। बाहर इसके लेटेस्ट लेजर आए हैं जो कि हाँ। कह रहे हैं कि इससे इतना नुकसान नहीं होता। हाँ। लेकिन हमारे मुल्क में भी इतना लेटेस्ट नहीं आया कि आयरिस कलर जो हम आम लेजर से करते हैं उससे क्या होता है, जो पिगमेंट है हमारे आयरिस का, जैसे किसी का आयरिस ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन तो है, कोई किसी ग्रे का black करा रहा है, कोई ग्रीन करवा रहा है। उसमें ये होता है कि वो आपका पिगमेंट को लेस करते हैं तो वो पिगमेंट उतर जाता है। अच्छा, तो पीछे से आपको ऐसी शेड आता है कि जैसे ये ग्रीन सा कलर है या कुछ है, तो वो जो पिगमेंट है ना वो आपके ट्यूबरकुलर मेशवर्क या आपके दैट इज angles में- प्रोमिनेंट, क्या चीज प्रोमिनेंट है वो कलर। वो कलर प्रोमिनेंट, हाँ, वो जो लाइट कलर होता है ना वो आपको ऐसे लगता है जैसे हेजल सी होगी हाँ, आईज हाँ। या लाइट ग्रीन सी होगी हैं। तो वो जो पिगमेंट है ना वो आपके एंगल्स में जाके जो आप समझे पार्टिकल्स हैं वो आपके एंगल को ब्लॉक करता है, जिससे आपको एक तो इन्फ्लेमेशन और प्रेशर बढ़ सकता है आंख का। तो आप उसको रिकमेंड करेंगी? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल उसको रिकमेंड नहीं करती। अच्छा। देखें जी, मैं तो हर पेशेंट को कहती हूँ कि जो अल्लाह ने आपकी आंख बनाई है वो बेहतरीन दिस इज द बेस्ट। हाँ, चाहे आप करोड़ों के पैसे भी लगा दें, हाँ, वो उस चीज़ भी जैसी बना आंख- सकते हैं। हाँ, जब आपको बीमारी है जैसे कैटरेक्ट है जैसे, तो उसके लिए तो आपने सर्जरी करानी है, तो आपने लेंस डलवाना है तो उससे आपकी विजन रिस्टोर होती है। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करानी है उसमें जैसे बहुत नंबर है, आप ग्लासेस से यू कैन गेट रिड ऑफ ग्लासेस विद सिंपल फेम्टोलेसिक लेजर है, जो भी आप लेजर कराते हैं तो उससे आपकी क्लियर हो जाता है। ठीक है, वो एक और बात है। लेकिन ये जो कलर चेंज कराना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक एक्सट्रीम है जिससे आपको डैमेज ज़्यादा है और आपको हासिल कुछ खास नहीं है। आप कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस लगा के भी थोड़ी देर के लिए कलर्ड हो सकते हैं, फिर परमानेंटली जब चेंज हो जाएं तो। डॉक्टर सारा, अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि आप हमेशा के लिए, मतलब आपको ये फील ही नहीं होगा जब आपकी आईज ऐसे हो जाएंगी जैसे डे 1 थी। हाँ। ग्लासेस भी उतर गई, वो जो लेजर वो सर्जरी कर रहे हैं लेजर से, वो भी ऐसे है कि मतलब आपको कभी जैसे ग्लासेस लगी ही नहीं थी, आंखें कभी कमजोर हुई ही नहीं थी। हाँ, ये टेक्नोलॉजी ठीक है? जी जी, इसका ना वैसे तो क्लेम करते हैं कि बहुत सक्सेस है। मैं तो हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि 99% सक्सेस से ज़्यादा भी अगर कोई कहता है ना, तो मैं तो 99% कहती हूँ कि 100% रब की ज़ात के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो तो अब रब की रज़ा हो तो ज़बरदस्त है। मेरे पास अभी अमेरिका से पेशेंट आई थी, वो करा के गई, शी इज़ वेरी हैप्पी। 3-4 तो रीडिंग ग्लासेस उतर सकती हैं? उसमें असल में ये होता है कि आप 40 के बाद हर एक को नियर की ग्लासेस लगती हैं। दैट इज अ जनरल रूल कि 40 के बाद एजिंग से आपको प्रेस बायोपिया जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो हम यूजुअली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप अर्ली लेजर कराएं, जैसे 20s में, जब आपका नंबर स्टेबल हो जाए। ठीक हो गया। इट इज सम रिकमेंडेशंस हैं, ऐसे नहीं कि 14 साल के बच्चे की आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर दें। अच्छा। इसके लिए बहुत कोई इंडिकेशंस ये होती हैं कि आपका नंबर 1 साल के लिए बच्चे का स्टैटिक हो। अच्छा। और उसके बाद एक तो वो नंबर चेंज ना हो, वो कंफर्म हो, क्योंकि देखिए ना, हमने 17 साल 15 साल के बच्चे का कर दिया, 0-0 कर दिया, बिल्कुल ठीक हो जो एज के साथ उसका नंबर बढ़ रहा है वो आ गया, तो फिर अब दोबारा तो नहीं हम सर्जरी करेंगे। तो इसलिए इसका नंबर स्टैटिक होना, रुक जाना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का 20 ईयर्स में रुक जाता है, किसी का 22 में रुकता है, ऐसे ही है। तो हम ये नहीं कह सकते करता है। हाँ, अब जिसका 22 में रुक रहा है मैं उसका 20 में लेजर नहीं करूंगी, नहीं करेंगे, अनलेस के 1 ईयर तक उसका नंबर स्टैटिक हो, उसकी ग्लासेस का नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज ना हो रहा। फिर उसके लिए हम कॉर्निया की थिकनेस को मेजर करते हैं, उसका एक डॉक्टर टेस्ट सारा, होता है। पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरी आंखों का नंबर रुक गया? डॉक्टर को पता चलेगा सर? डेफिनेटली हम उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। जैसे अगर मेरे पास पेशेंट आई है और जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया था, ही वाज यंग 18-19, अच्छा, और उसका 5 ईयर से नंबर वही था। ठीक हो गया। फिर उसको मैंने फिर भी फॉलो किया 6 मंथ्स मोर। अच्छा। और उसने कहा कि नहीं, मेरा 5 साल से नंबर वही है। हाँ। तो फिर मैंने उसका कर दिया। अब कुछ बच्चे हैं, जैसे आज मेरे पास कल पेशेंट आई, कहती मेरा अभी कर दें। अच्छा। लेकिन उसका 6 मंथ्स पहले उसने जो नंबर चेंज कराया था, कल उसका थोड़ा सा चेंज था। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, जब तक ये नंबर 1 साल तक आपका स्टैटिक नहीं होगा, ठीक हो गया, इट इज नॉट रिकमेंडेड, और इट इज गुड फॉर यू, कि आपकी हेल्थ के लिए हमने तो कर देना, हम तो कर रहे हैं रोज। हाँ। लेकिन जो पेशेंट की बेनिफिट के लिए हमने पेशेंट वो बताना है जो उसको फायदा दे, बजाय इसके कि वो बाद में फिर परेशान हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट का नंबर रुक जाए, आप कह रही कि 20 साल के बाद उसको लेजर करवाने में कोई हर्ज नहीं है, तो उसके बाद फिर 40 साल के बाद आप जो जिस तरह रीडिंग की उनके जो नज़र है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है, कि उस पर फिर भी असर पड़ता है या वो भी रुक जाती है वैसे? नहीं, नियर का नंबर तो जनरली लगता ही है। अच्छा। 20 से 40 तक ये कि चलो आप विदाउट ग्लासेस इंजॉय करें। 40 का किसी को 45 में प्रेस बायोपिया होता है। अच्छा। जैसे कल एक पेशेंट आई थी, उसको 47 में नियर का मसला शुरू हुआ,
उसको पहले नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए 40 लेजर नहीं है? उसके लिए लेजर अब आज लेटेस्ट आजकल आ गए हैं। अच्छा। लेकिन हम जनरली रिकमेंड नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक क्योंकि हो हम इतना ज्यादा कर नहीं रहे, हम फार के लिए ज्यादा करते हैं। यंग में, ओल्ड के लिए होता क्या है कि 40, 45, 50 के अराउंड लोगों को कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, तो हम उसमें नंबर 0 कर देते हैं। तो फिर एक और कॉर्निया, पहले कॉर्निया का लेजर हुआ, फिर सेकंड कॉर्निया का लेजर, उसकी थिकनेस बड़ी देखनी पड़ती है। हमने उससे पहले आपको रेटिना का एग्जाम भी करना होता है कि पीछे रेटिना में कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई होल्स तो नहीं है, कोई लेटेस्ट डिजेनरेशन, कोई ऐसे वीक पॉइंट तो नहीं है कि हम इसका करेंगे तो इसको कोई तो कॉम्प्लिकेशन। आप ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी लेजर कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी भी कोई मशीन्स वगैरह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये बताएं कि बच्चों में जिस तरह सोशल मीडिया के बाद आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, इस तरह उनकी आंखों के ऊपर भी बहुत सारा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर बोर्ड लगे आपको नजर आएंगे, पाकिस्तान की सोसाइटी में, आपको हमारे माशरे में जगह जगह छोटे छोटे बोर्ड लगे होंगे, कहीं बड़े लगे होंगे कि हम आंखों की ऐनक उतरवाएं, ये खाएं वो खाएं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उस जगहों का रुख भी करते हैं, वहां जाके फंस भी जाते हैं। तो क्या इससे नजर वापस आ जाती है कि या वहीं पे स्टिल रहती है, या ये लूटने वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा लोगों को कि जेन्युइन क्लिनिक है या क्या है? देखिए, पहली तो बात ये कि आप ये भी क्वैकरी की एक किस्म है। हाँ, क्वैक्स तो हर जगह है। हाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि पेशेंट्स को कि आप ये देखें कि कोई स्पेशलिस्ट है। जैसे देखें, हमारा एक CPSP बहुत बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, जिससे डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखें क्या वो स्पेशलिस्ट है, आई का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, फाइन, FCPS किया हुआ है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप जाएं, वो आपको सही गाइड करेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि जो हकीम वगैरह और ये जो कहते हैं कि आप ये खा लें, उसके लिए मैं तो पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप अच्छी डाइट दें। गाजरें आजकल हैं, सर्दियों का मौसम है, वेरी गुड फॉर आइज। बच्चों को गाजरों का जूस दें, अगर उनको नहीं अच्छा लगता उसमें थोड़ा ऑरेंज डाल लें, थोड़ा सेब फ्रेश डाल लें, वेरी गुड फॉर आइज। फिर बीटरूट जबरदस्त है, एक्सीलेंट है, वो तो कहते हैं प्लेटलेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, मैं बच्चों सबको कहती हूँ कि आप इनकी डाइट अच्छी करें। हम लोग क्या करें, बच्चों को डेली चिप्स और वो फ्राइड चिकन और जंक फूड्स, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज, इससे कम नहीं। आप घर का फ्रेश फूड दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दें, फ्रूट्स दें, तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है ये, इससे कम। अच्छा, सेकेंडली हमारी वैसे ये अब कहते हैं ना, असाइड फ्रॉम द मेडिकल थिंग, हमारी जो नानी और दादी हमेशा कहती थी कि वो सौंफ और मिश्री और बादाम इक्वल कूट के आप वो कर लें, 1 चम्मच सुबह 1 शाम। तो मेरे पास 4 दिन पहले एक पेशेंट आई, डेफिनेटली मैं ये समझती हूँ कि वो कुरान भी हिफ्ज़ कर रही है, शी इज़ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और मैं समझती हूँ कि कुरान की सबसे पहले तो बरकत कुरान की है। उसकी मदर ने कहा कि कुरान पढ़ती है और ये मैं इसको बड़ा रेगुलर देती हूँ। अच्छा। और उससे उसका नंबर बहुत तेज बढ़ा था, उसका नंबर रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ मुझे लगा कि बेहतरी की तरफ भी आया। तो मैं तो समझती हूँ सदका जारी है, अगर कोई ये जरूर करें। ये जरा बता दे कि वो क्या चीज वो खा रही थी, क्या नंबर बढ़ रहा था? ये तो हमारी वो तो बता रही थी, उसका तो कोई नुस्खा था, मैं बाद में भी आपसे शेयर करूंगी, बाद में भी हमारे नाज़रीन को पता चल जाए। नाज़रीन के लिए ये है कि इसमें सौंफ, मिश्री और बादाम इक्वल ले लें और उसको वो पाउडर बना लें। कहते हैं 1 छोटी चम्मच सुबह दूध के साथ और शाम के साथ। तो ये जनरली ये हमारे ना जैसे दादियाँ और उनसे आगे बुजुर्ग कहते थे। और इसमें एक और चीज भी अगर आप ऐड कर लें और ज्यादा अच्छा लगेगा, फूल मखाने जो आजकल कैल्शियम। वैसे ये डाइट आजकल बहुत, जैसे आज बीज ये जो सीड्स का बड़ा फैशन है, ये सीड्स फैशन की बात है, ये सीड्स आर वेरी हेल्दी। कहते हैं ना कि आप वो जो 6 सीड्स हैं, वो पंपकिन सीड्स हैं और वो सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स, 4 मगज भी आप अगर ऐड करें तो आपका दिमाग और आंखों के लिए बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, हम जितना नेचर के करीब आएंगे हम उतना बीमारियों से बचेंगे। जितना हम ये आर्टिफिशियल डाइट और ये जो फूड्स हैं, फास्ट फूड, उनसे हम लोग बहुत ज्यादा खराब भी हैं, डैमेजिंग भी है हमारे लिए। और डॉक्टर साहब इजीली अवेलेबल भी हैं ये चीजें, इजीली अवेलेबल है, इसलिए साफ सुथरी है, घर में बनाए, बेहतरीन है। हाँ, ये बहुत अच्छा है अगर आप इसको फॉलो करें। अच्छा, नजर ये जो कहते हैं नजर वापस आती है या नहीं आती, ये जो बच्चों की सोशल मीडिया के बाद जो नजर कमजोर हो जाती है, नजर वापस आती है, मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि लेजर से हो जाती है? नहीं, लेजर से नहीं, इन चीजों से ये तो हेल्दी फूड होगी ना। अब ये देखिए कि बहुत सारे कीमों ने बहुत जरा जगह बोर्ड लगाए होते हैं, वो कतरे देना शुरू कर देते हैं, इससे नजर बिल्कुल आपकी 0-0 हो जाएगी। क्या इस तरह का होता है? ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है, ऐसा कोई पेपर या पब्लिकेशन या कोई मैंने लोगों को वैसे बेवकूफ बनाने के लिए अपने पास बहुत रेडी होते हैं, हम लोग रेडी होते हैं। हमें कोई कह दे
कि बस ये फौरन बस ये 2 फक्कियां खा लो हाँ, और 2 बगैर महीने बाद जाने तुमकी- उसकी कुछ हाँ, अच्छा इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल आपने देखा होगा कि कैटरेक्ट के पेशेंट में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल। आप पहले इक्का दुक्का होते थे, कहीं कहीं मेडिकल कैंप लगा करते जी सफेद होती है कि, लेकिन आप तो हर दूसरे बंदे हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल अगर देखें जितने भी ऑफ्थेल्मोलॉजी सेंटर्स हैं सारे के सारे भरे हुए हैं सफेद मोतिये से। तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए कैटरेक्ट ना सबसे पहले तो एज रिलेटेड है, ज्यादा तो अब बूढ़ी age होगी के सारी साथ- सारी हाँ, आवाम बूढ़ी होगी। हाँ, लेकिन बूढ़े लोगों को ज्यादा होता था पहले, अब भी होता है, लेकिन अब यंगर एज में ज्यादा आ रहा है। वजह क्या? वजह इसकी ज्यादा ये कि जो आपकी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये अब बहुत अर्ली हो रहा है। अब 30 ईयर ओल्ड मेल है, पहले हम कभी सोचते भी नहीं थे उसके पूछते हैं कि क्या आपको शुगर ब्लड प्रेशर है। हाँ। अब पेशेंट खुद ही कहता है जी मुझे 5 साल से शुगर है, देखो ना। हाँ। और 40 ईयर तो कह रहा है मुझे 10 साल से है। और अक्सर कह रहा है कि मुझे जी 5 साल पहले हार्ट अटैक भी हुआ था और मैं ब्लड प्रेशर का भी अच्छा, मरीज शुगर हूँ। की वजह से भी आपकी आंखें जल्दी शुगर कमजोर से होती तो हैं? डेफिनेटली कैटरेक्ट होता है, उससे आपकी पीछे पर्दे पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उसमें खून की नालियां बन जाती हैं, उससे ब्लीड होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, देखने वाली जगह उसमें ज्यादा स्वेलिंग होती है, तो आप बहुत अच्छा क्लियर देख भी नहीं सकते। तो ये मल्टीपल डिसऑर्डर, शुगर तो इतनी ज्यादा डैमेजिंग है अगर आपने कंट्रोल नहीं की। हाँ। देखें, आप देखें कि वसीम अकरम को देखें, ही इज डायबिटिक, हाँ। लेकिन उससे कितना वेल कंट्रोल्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह Because वो अगर आप एक्सरसाइज करना, हेल्दी एक्सरसाइज रहना, करें तो ये हेल्दी हमारे लिए डाइट बहुत लेना। बड़ी एग्जांपल है कि आप डायबिटीज के साथ अगर अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, उसको कंट्रोल रखें, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं जी हमने दवाई नहीं खानी, हमने टीका नहीं लगाना, तो शुगर उनकी आसमानों पे है। तो उससे क्या होता है कि कैटरेक्ट डेवलपमेंट ज़्यादा होती है आँख में, और ये स्वेलिंग भी, मैकुलर एडीमा है, फिर ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उससे फिर विजन बहुत कम होती है। फिर हेमरेज के साथ पेशेंट आते हैं कि आँख के सामने खून आ गया, सडनली मुझे नजर डॉक्टर नहीं आ सारा, रहा। अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो उनको जरा विजन ब्लर हुआ होता है। हाँ। उसकी क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये कि वो पेशेंट्स यूजली अगर ओल्ड एज पेशेंट्स है ना, ठीक हो गया। तो उसमें आपने ये देखना होता है कि इनको ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है। हाँ। क्योंकि जनरली बुक्स कहती हैं कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है ना, उनको सुबह के मॉर्निंग बीपी की स्पाइक ज़्यादा होती है, अच्छा। तो देयर इज़ अ चांस। दूसरा ये कि आईओपी जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ना, हाँ। वो भी अर्ली मॉर्निंग राइज हो सकता है, जो कि ठीक हो गया। ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं। राइट। तो अर्ली मॉर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ पेशेंट्स को उल्टा सोने की भी आदत है, हाँ। वो हाथ रख के, वो जो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं या कोई चीज रखी, उससे भी स्वेलिंग, एक तो एक माइल्ड सी चीज है ना। तो वो जो आई पैड्स पहन के सोते हैं वो is it आई good? पैच वो जो लाइट से है, वो हाँ, तो सिर्फ वो लाइट के fine? लिए, हाँ Okay. वो लाइट के लिए पहनते हैं, वो तो हाँ, मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन कोई हैवी चीज है जैसे पूरा बाजू रखा हुआ है, हाँ। या आपने उल्टा सोए हुए हैं, वहाँ उससे पे आंख pressure आ रब जाता हो रही है, बिल्कुल आंख रब हो रही है, उससे आपकी एपिथेलियम डैमेज होती है, आपको ऐसे। ब्लरिंग होती है। हाँ। और ज्यादातर डबल विजन भी हो जाता है। एग्जैक्टली, डबल विजन लेस लाइकली। डबल विजन तब होता है कि जैसे किसी को कोई टेढ़ापन आ रहा है, कोई नर्व की पालिसी है, तो उसको दोनों आंखों से इक्वल, कोई आंख थोड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है किसी नर्व पैरालिसिस की वजह से, तो फिर आपको 2-2 इमेजेस नजर आते हैं, या फिर कोई और भी इसकी कई वजह होती हैं। डॉक्टर लेकिन सारा, ये- एक और छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, कोई 5 से 6 महीने के बच्चों में अक्सर यूँ वो देखते देखते एकदम एक आई आप देखेंगी वो बिल्कुल लेफ्ट पे चली जाती है, वो क्या वजह है? देखिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी ऐनक का नंबर, आंख की नज़र का नंबर चेक करें। जिन अच्छा। बच्चों को जनरली थोड़ा बहुत नंबर लगा होता है, तो नहीं, डॉक्टर साहब अगर 6 माह का बच्चा है। हाँ 6 माह का भी आप चेक करें। अच्छा। हम उनको कतरे डाल के साइक्लोपीजी रिफ्रैक्शन कहते हैं, अच्छा। उनका भी नंबर निकल आता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और जिनको नंबर लगा हुआ है उनको आप नंबर लगाएं। अच्छा। दूसरा ये होता है कि जो होते हैं ना, कि जैसे कुछ होते हैं कि वैसे ठीक है, लेकिन जब वीकनेस होती है तो उनकी आंख टेढ़ी होती है, उनका थोड़ा बहुत टेढ़ापन हल्का सा होता है जो नजर नहीं आता। हाँ। लेकिन जब वो वीक होते हैं या पे कोई और बीमारी जैसे खांसी बुखार हो गया, तो उसमें होता है, तो आपने सबसे पहले उसका रिफ्रैक्शन करनी होती है कि उसका कोई अगर ग्लासेस का नंबर है तो वो लगाएं। तो एक ग्लासेस के साथ टेढ़ापन ठीक हो सकता है आंखों का? जी बहुत ज्यादा। आप तो लेटेस्ट ये कह रही हैं, पहले तो ये था ना कि बस टेढ़ापन है इसका, तो ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं है। हाँ, अभी भी डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि ऑपरेशन कराएं। नहीं, हर पेशेंट नहीं, कुछ पेशेंट हैं जैसे जिनकी नज़र बिल्कुल ठीक है, ठीक हो। और उनकी टेढ़ापन हुआ है, देयर आर मल्टीपल और कॉजेज भी हैं, तो फिर आपने उसकी सर्जरी करनी है। ठीक है। कई पेशेंट हैं जिनको नज़र के नंबर की वजह से टेढ़ी हो रही है, अच्छा। अगर आप उनको ग्लासेस लगाएं तो वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो कहती हैं कि ग्लासेस का जो आंख सीधी देख रही है, देयर इज नो नीड, अगर ग्लासेस के साथ भी थोड़ा सा टेढ़ापन रह जाए आप सिर्फ उसकी सर्जरी करते हैं, ये नहीं कि ग्लासेस उतार के जो टेढ़ापन है। तो डॉक्टर सारा के मोस्टली आंखों पे कोई प्रेशर ऐसे भी आ जाता है, कोई किसी को गर्दन तोड़ बुखार हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए, उससे भी कोई आंखों पे हाँ, जैसे होते हैं ना मेनिंजाइटिस है या इंसेफ्लाइटिस है, उसमें क्या होता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाती है ना मेनिंजीज में, तो उससे आपकी ब्रेन जब डैमेज होता है तो आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, हमारी आंख की जो ऑप्टिक नर्व है जिससे हम देख रहे होते हैं, वो ब्रेन में जाती है। ठीक हो गया। तो वो जब डैमेज होती है ना,
तो वो फिर पेल हो जाती है ऑप्टिक नर्व। तो आप ये वापसी नहीं हो सकती ऐसी? उसकी रिवर्स बहुत मुश्किल, अच्छा डॉक्टर साहब, नामुमकिन है बल्कि। अब देखिए कि आजकल जो काले मोती के भी पेशेंट जो है बड़े निकलने शुरू हो गए हैं। पहले इक्का दुक्का पेशेंट होते थे काले मोती के, लेकिन अब बड़े जल्दी से निकल रहे हैं। बड़ी उसकी क्या वजूहत है और काले मोती की अलामात क्या हैं? अच्छा देखिए, काला मोतिया क्या होता है? काला मोतिया होता है कि आंख का दबाव जो बढ़ता है, आईओपी जिसे कहते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वो आपके पीछे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। अच्छा। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको ब्रेन का कह रही थी ना कि ब्रेन में मेनिंजाइटिस है, ऑप्टिक नर्व पेल होती है, वो एक और कॉज है इन्फ्लेमेशन से। इससे क्या है कि आपकी आंख का प्रेशर जब बढ़ता है तो वो आपके पीछे आपकी ऑप्टिक नर्व को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करे। तो हमने क्या करना होता है कि आंख का प्रेशर एक मॉडिफाइंग, आपके पास ये चीज़ है कि आपने अगर आईओपी को कम किया, इंट्राओकुलर प्रेशर कम रखा, तो पीछे ऑप्टिक नर्व डैमेज कम होगी। ऐसे ही है। तो हम जो ड्रॉप्स देते हैं वो इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल ड्रग्स हैं। तो अगर हमारा प्रेशर कम होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज कम होगी। अच्छा, अब हम ये जो आम कहते हैं ना कि काले मोती जो नज़र चली जाए वो वापस नहीं आती, इसकी बहुत प्यारी एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे प्रेशर बढ़ा, उसने ऑप्टिक नर्व डैमेज, उसने जो नर्व्स के पार्ट डैमेज कर दिए, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक हो। हम फर्दर जो आपके ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं उनको डैमेज होने से इस तरह बचा सकते हैं कि हम उसका प्रेशर कम रखें। और अब ये है कि लेटेस्ट जो अवेयरनेस बहुत है, लोग ज़रूर, अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं वो ज़रूर पूछते हैं आपके पेशेंट कि आपके फैमिली में किसी को काला मोतिया तो नहीं है। तो एक तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो अवेयरनेस। दूसरा है कि जो स्टीरॉइड्स के यूज़ है ना, उससे बहुत ज़्यादा काला मोतिया हो जाता है। अच्छा, तो हाँ जी, इसकी अलामत क्या है डॉक्टर साहब? कैसे पता चलेगा बंदे को फौरी तौर पर? इसकी पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कि ओपन एंगल ग्लोकोमा और एक क्लोज एंगल। ये जो ओपन एंगल है ना, ये जैसे इसमें यूजुअली आपको लो लाइन इतना पता नहीं चलता। अच्छा। इसलिए अक्सर होता है ना कि कहते हैं यार ये तो कोई मसला ही नहीं था, डॉक्टर कह रहा है इसको काला मोतिया हो गया। हाँ। वो उसका ओपन एंगल है, उसमें कोई उस तरह रेडनेस नहीं होती, उस तरह पेन नहीं होती, हल्का सा प्रेशर बढ़ा, उसने हल्का सा ऑप्टिक नर्व डैमेज किया, आपको इतना पता नहीं चला। ठीक है, जैसे मायोपिक पेशेंट्स हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनमें ये हो जाता है। लेकिन जो क्लोज्ड एंगल है ना, उसमें एक्यूटली एक एंगल क्लोज हुआ। एंगल क्लोज होने का मतलब ये है कि जहाँ से आपका जो आंख का पानी है वो ड्रेन हो रहा है, अच्छा, सर्कुलेट हो रहा है ना, जो ड्रेन होके आंख के पीछे जा रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है, अगर वो एरिया ब्लॉक है तो क्लोज्ड एंगल है। तो एकदम से प्रेशर बढ़ा, पेन होती है, विजन एकदम ब्लरी हो जाती है और वाटरिंग होती है। फिर पेशेंट जब आता है तो उसका अक्सर प्रेशर 40-50s में होता है। तो वो एंगल क्लोजर जो ग्लोकोमा है उसकी आपने एक्यूटली ट्रीटमेंट करनी होती है। आपने ओरल मेडिसिन भी देनी है, आपने उसको लेटा भी देना, ड्रॉप्स भी डालने हैं, उसके एंगल्स भी ओपन करने की कोशिश करनी है। फिर जब जो ही वो थोड़ा बेहतर होता है फिर हम उसको लेज़र कर देते हैं आइरिस पे, ताकि ओपनिंग बन जाए। वो जो एंगल क्लोज हुए में एक ओपनिंग ऐसी हो जाए ताकि वो पीछे से आगे जो आपका प्रेशर जहाँ पे ब्लॉक हो रहा है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। तो उस पेशेंट्स के लिए हम ये करते हैं, उससे बचत हो जाती है अगर आप उसको टाइमली मैनेज करें। अब इन पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरी आँख को भी बचाया जाए। हाँ। हम इस आँख को तो ट्रीट कर रहे हैं, दूसरी आंख में अगर ये एक्यूट नहीं हुआ तो हम उसको पहले ही लेजर कर दें, ऐसे है, ताकि वो आंख इस एक्यूट पोजीशन में आने से बच जाए। तो इसका क्या टाइम ड्यूरेशन होती है जब काला मोती होता है? तो कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेट करवाना चाहिए। नहीं, ऑपरेट का तो बहुत कम हो गया भाई। इसमें ये है कि ड्रॉप्स आर सो गुड कि यूजुअली पेशेंट्स को बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स को बहुत कम परसेंटेज रहेगी है जिनको ऑपरेशन की। हमारे बचपन में मेरी नानी को काला मोतिया था, तब हमें ये सिर्फ होता था कि सिर्फ काले मोती का ऑपरेशन है और उससे कोई उसके अलावा है ही कुछ नहीं और नज़र ख़त्म होनी होनी। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली डिटेक्शन है, हर आई स्पेशलिस्ट अपने क्लिनिक में ज़रूर प्रेशर चेक करता है हर पेशेंट का, बेशक वो रिफ्रैक्शन का हो, ज़रूर फंडस देखता है, डिस्क देखता है कि अगर कोई आपको क्वेरी लगती है तो फ़ौरन उसके फर्दर टेस्ट कराए जाते हैं। तो बहुत अर्ली डिटेक्शन। डॉक्टर सारा, वाइट मोतिया जो उतर आता है आंखों में, उसके लिए भी ड्रॉप्स है? नहीं, वाइट मोतिया कैटरेक्ट को तो कहते हैं। तो जो सफ़ेद मोती है ना, उसके लिए तो ऑपरेशन है। बहुत लेटेस्ट आप रिसर्चेज हो रही हैं कि कोई ड्रॉप्स बन जाएं। काले मोती के लिए ड्रॉप्स हैं? काले मोती की ड्रॉप्स, उससे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स एक ही ड्रॉप में लाइफ लॉन्ग रहते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर कुछ को 2 ड्रॉप्स, फिर 3 ड्रॉप्स। उससे होता है कि पेशेंट अगर ना हो तो फिर सर्जरी इज़ एन ऑप्शन, और वो बहुत सक्सेसफुल है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर तो अब इसके स्टेंट्स भी आ गए कि वो एंगल्स में स्टेंट, लेकिन अभी हमारे मुल्क में बहुत रेयर है कि वो स्टेंट डलें ताकि वो जो है ना बाईपास हो जाए जो आपके क्लोजर है। तो इससे ही कि अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन हो रही है, ड्रॉप से बहुत अच्छे मेंटेन है, तो अब सर्जरी का जो रेट है ना वो जनरली कम हो गया। और आप पेशेंट्स ना अवेयरनेस में और कंप्लाइंस भी अच्छी है। पहले कभी डालते थे कतरे, नहीं डालते थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आंखों का टेढ़ापन है, क्या कोई उसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज वगैरह भी है जिससे वो ठीक हो जाए? देखिए, अगर टेढ़ापन उसका ऑब्वियस है ना, तो उसकी हमें पहले रूल आउट करना होता है कॉज क्या है। अच्छा। उसको कोई मसल
पैरालिसिस हुआ है है, या रिफ्रैक्शन की वजह से है, अगर कोई ऐनक का नंबर है या क्या है, हमने पहले रिफ्रैक्शन कर ली, अक्सर पेशेंट की आंखें सीधी हो गई। मेरे पास एक बच्ची आती है, उसका एक नंबर आंख का है -2, अच्छा। दूसरी का -8, और वो जब आई थी तो आंख बिल्कुल टेढ़ी, और जाहिर है मदर भी परेशान, सारे परेशान, एकदम से टेढ़ी हो गई, और भी इसका ऑपरेशन कर दें। उसको मैंने नंबर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 ईयर्स हो गए, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सीधी नंबर आइज़ है उसकी, देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्जरी। अगर आपने उसका नंबर करेक्ट कर दिया, फाइन। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है, तो फिर आप उसके लिए सर्जरीज भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा। तो उससे भी आंखें स्ट्रेट होती हैं और पता भी नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब आपका कहने का मकसद है कि ये दोनों आंखों के एंगल्स दोनों के बिल्कुल डिफरेंट थे, राइट? हाँ। एक 2 पे था और एक 8 पे था, राइट? एंगल नहीं, उसका नंबर, उसका नंबर एक -2 था, एक -8 था। अच्छा। मगर बच्चों में ना अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी वो दी हुई है ना कि वो बड़े अच्छे फ्लेक्सिबल होते हैं, और नंबर को बड़ा अच्छा, मैं बड़ी परेशान थी, ये दोनों नंबर को एक्सेप्ट कर ली। तो अगर दोनों आंखों के एंगल टेढ़े हों या डिफरेंट हों तो फिर उसको भी ठीक किया जा सकता सर्जरी है? बिल्कुल, इसकी सर्जरी भी है। पहले तो रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन से ठीक हो जाए, देयर इज नो नीड ऑफ सर्जरी। अच्छा। ये हम सब पेरेंट्स को बताने की, पेरेंट्स खैर माशाल्लाह चाहते भी यही है हाँ। कि अगर हमारे बच्चे की ग्लासेस से नजर सीधी हो जाए तो क्यों ना फिर की हमें जाए। क्यों जरूरत हाँ, पड़े। हाँ। तो वो जिनको जरूरत, वो एंड में जिनको जरूरत पड़ती है, फिर उनको हम कर देते हैं, पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती फिर आगे कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि देखिए, जब से आपने देखा होगा कि जगह जगह पे ऊपर सब स्टैंडर्ड सन ग्लासेस जो है ना लोग लगा के खड़े होते हैं, और वो लोग लगाते भी हैं, खरीदते भी हैं, लगा भी लेते हैं, तो उससे आंखों के ऊपर कितना असर पड़ता है? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि अच्छी ग्लासेस, सन ग्लासेस बनाएं, जिससे होता कि वो लगाएं, क्योंकि आपकी ये जो सन से सारी जो ओजोन और ये जो सारी आ रही है लाइट, इससे आपने फ़िल्टर करना होता है ना, अल्ट्रा वायलेट है, जो इंफ्रारेड रेज हैं, इससे आपने बचना होता है। तो अच्छी वाली सन ग्लासेस लें। अब बात ये है कि हमारे मुल्क में अगर हम बाहर की ग्लासेस का देखें, दे आर टू एक्सपेंसिव। अब देखें ना, जनरल हमारे मुल्क में जो आपकी बाइंग पावर है वो भी इतनी कम होना शुरू होगी जनरल नॉर्मल घरेलू चीज़ों के लिए, कि बहुत एक्सपेंसिव ग्लासेस अफोर्ड करना भी हमारे आम आवाम के लिए मुश्किल है। मगर मैं कहती हूँ कि जनरली एक अच्छी ग्लासेस लें जाके ना। अब ये 100 रुपए की, 200 रुपए की लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होती किसी काम की। अच्छी लें, बहुत महंगी मैं नहीं कहती, ज़ाहिर है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अच्छी सन ग्लासेस लें ताकि आपकी आंखों को सेफ रहें, और आपको वरना वो इरेगुलर नज़र ही भी नहीं सही आ रहा होता, वो प्लास्टिक अजीब सा लगा होता है, पेशेंट को पता नहीं, चीप क्वालिटी होती है ना। हाँ, तो आप थोड़ा सा अच्छा अपने पे थोड़ा सा खर्च कर लें। मेरे तो ख्याल है आईज और स्किन और ऐसी चीज़ों पे कुछ चीप क्वालिटी यूज़ करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो ऐनक में डॉक्टर साहब बताएं कि एक तो ये प्लास्टिक के शीशे आ गए हैं, और एक दूसरे शीशे होते हैं जो कांच के होते हैं, इनमें कहते हैं कि रोशनी उसमें क्रॉस नहीं होती मोबाइल की, तो वो क्या आंखों के लिए बिल्कुल ठीक है? उसमें हाँ, देखिए, उससे बचा जा सकता है, आंखों की नज़र मजीद कमज़ोर होने अब से? तो खैर प्लास्टिक के शीशे ही हैं जी, और वो ही सबसे बेस्ट है। पहले है। ज़माने में शीशे के शीशे होते थे, जी जी, और वो जब टूटते थे तो वो आँख के और फेस पे लग भी जाते थे, तो दे आर वेरी गुड। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपकी स्क्रीन के लिए, बेशक वो हैं। आप अच्छे वाले शीशे बनवाएं, जो आप जब जाते हैं ना उसके पास, ऑप्टिशियन के पास, तो वो आपको बताता है ये वाले आप अपनी ज़ाहिर जो आपको पसंद है आपको लें, लेकिन उस पर प्रोटेक्शन वाले लें। लेकिन मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि जितने मर्जी अच्छे शीशे लगा लें, अगर आपने स्क्रीन वर्क को आपने बीच में ब्रेक ना दी और आपने लगातार देखा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन वर्क कितना ज़्यादा है, आपने स्क्रीन को ब्रेक हर 20 मिनट्स के बाद ब्रेक दी है कि नहीं दी है। और दूसरी बात ये कि आपने 5 मिनट की ब्रेक देनी है हर 20 मिनट के बाद। मैं पेशेंट्स को अक्सर कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत बिजी हैं, जब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं ना, तो हम सब की आदत है वी फॉरगेट टू ब्लिंक। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप एक पेपर पे ब्लिंक का वर्ड लिख के ना अपने डेस्क पे लगा लें, जहाँ भी आपका वर्किंग प्लेस है, 2-3 जगह लगा लें। तो आप काम करते हुए जब भी निगाह पड़ेगी ना, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और खोलेंगे, तो यही आपकी जो है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और एक कम रोशनी में नहीं पड़ना, बच्चों के लिए, हम सब के लिए, लाइट कम ना हो, प्रॉपर लाइट हो रूम में, पॉस्चर अच्छा हो बच्चे का, टेबल चेयर पे प्रॉपर बच्चा बैठ के पढ़े। और हम सब के लिए भी कि हम डेस्क पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, कमरे में अच्छी लाइट हो। अक्सर हम सोते हुए मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कमरे की लाइट ऑफ होती है। आप खुद करके देखें, उसकी लाइट ऑन करें कमरे की और ऑफ करें, फ़ौरन आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है जब अंधेरा होता है। जो ही लाइट ऑन होती है फ़ौरन आंखें आपकी रिलैक्स कर जाती हैं। तो ये आंखों पे हम एक्स्ट्रा स्ट्रेन दे रहे हैं, तो आप इसको अगर करें, थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी आंखें बिल्कुल सेफ रहेंगी। डॉक्टर सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे अपने अगले मौजू की जानिब। स्टे ट्यून्ड।